थोड़े कुछ पीठ के बल, पेट के बल, थोड़े साइडवर्ड आसन जरा पहले करेंगे, फिर बाद में जैसे मैंने बताया थोड़ा सा और जरा बात करना है थायराइड ग्लैंड। और आज थोड़ा सा बीजाक्षर मंत्र उसके जो है विशुद्ध चक्र के, उसके साथ अभ्यास बाद में करने वाले। तो पहले पीठ के बल रिलैक्स हो जाइए। अलग अलग मूवमेंट्स से पूरा ध्यान थायराइड ग्लैंड पे रखते हुए ये अभ्यास कीजिए, करना है। अच्छा, भी एक पाँव हल्का सा घुटने में मोड़ के रखिए, दूसरा पाँव थोड़ा मूवमेंट में 30 to 90 डिग्री तक ऊपर नीचे 8 से 10 बार। बेली फैट्स थायराइड की वजह से थोड़ा वजन भी कुछ लोगों का ज्यादा रहता है, उसके लिए भी। और पाँव में थोड़ी सूजन भी रहती है, थोड़ा अभी मेंटेन करना है 90 डिग्री में पाँव ऊपर उठाते हुए। और थोड़ा सा पाँव की उंगलियां फ्लेक्शन एक्सटेंशन मूवमेंट, एंकल जॉइंट में मूवमेंट। गर्दन, जो पाँव उठाया है वो बाजू गर्दन, दोनों पाँव अपोजिट साइड, ट्विस्ट, दोनों हाथ चाहे तो टी शेप में रखिए, रिलैक्स। जिधर किधर भी हमारे दोनों हाथ यूज नहीं हो रहे उधर ध्यान। थोड़ी नॉर्मल सी डीप ब्रीदिंग हो रही है, थायराइड ग्लैंड को पीस मिली हुई है। स्काई ब्लू एनर्जी हर एक श्वास के साथ इनहेल कर रहे हो, हर एक उच्छ्वास के साथ थायराइड ग्लैंड प्रॉब्लम्स, इमोशनल, मेंटल ब्लॉक्स, फिजिकल ब्लॉक्स स्काई ब्लू एनर्जी इरेज कर रही है। रिलैक्स। फिर से पाँव सामने रखना है, चाहे तो थोड़ा सा हाथ से पाँव का अंगूठा पकड़िए और थोड़ा मेंटेन कीजिए। जितना हो सके पेट पे दबाते हुए मेंटेन। दूसरा पाँव घुटने में मोड़ा हुआ वैसे रहने दो। वही पाँव थोड़ा घुटने में मोड़ते हुए पेट पे दबाना है, अर्ध पवन मुक्तासन। गर्दन उठाते हुए प्रॉब्लम नहीं होती होगी तो गर्दन उठानी है। गर्दन उठा रहे तो थायराइड ग्लैंड कंप्रेस हो रही है, उधर ध्यान। लेकिन जिन्हें थोड़ी सीवियर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, थोड़ी चक्कर का सरीखा कुछ नेक मूवमेंट के साथ लगता होगा तो उन्होंने गर्दन नहीं उठानी। रिलैक्स। पाँव रिलैक्स। जो अलग अलग वेरिएशंस किए एक पाँव से, तो उधर ध्यान। शरीर में होने वाली सर्कुलेशन, जो एनर्जी फ्लो हो रही है उधर ध्यान। ब्लड फ्लो हो रही है उधर ध्यान। थायराइड ग्लैंड प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन फिर से रहती है उनको, ओबेसिटी रहती है, तो ये जो आसन कर रहे हैं
तो कॉम्प्लीमेंट्री जो हर जगह जो प्रेशर आ रही है तो उस हिसाब से लार्ज इंटेस्टाइन्स भी मूवमेंट अच्छी सी हो रही है। सेम वेरिएशन दूसरे पांव से, घुटने में पांव मोड़ लेना और दूसरे पांव से सेम मूवमेंट 30 to 90 डिग्री तक मूवमेंट्स में 10 से 15 बार घुटने में पांव सीधा रखते हुए। पांव ऊपर 90 डिग्री रखते हुए थोड़ी फ्लेक्शन एक्सटेंशन, आपके मूवमेंट, एंकल जॉइंट में मूवमेंट्स। जो पांव उठाया वो बाजू गर्दन, दोनों पांव अपोजिट साइड, ट्विस्ट। रिलैक्स। उसे पांव 90 डिग्री में ऊपर उठाते हुए अपोजिट हैंड से पांव का अंगूठा पकड़ने की कोशिश और जितना हो सके पांव शरीर की तरफ, पेट पे थोड़ा प्रेशर आ रहा है उधर ध्यान। काफ मसल्स पे एक अच्छी सी प्रेशर आ रही है। वही पांव थोड़ा घुटने में मोड़ते हुए अर्ध पवन मुक्तासन। गर्दन जैसे मैंने बताया, इन्हें सर्वाइकल स्पाइन चक्कर आती होगी तो उन्होंने नहीं उठाना, अदरवाइज गर्दन ऊपर उठाते हुए त्रुटि घुटने तक लाने की कोशिश। Relax. Relax. ताड़ासन। दोनों हाथ कंधे से खींचते हुए ऊपर, पांव की उंगलियां एंकल जॉइंट में स्ट्रेच जमीन की तरफ, पूरे शरीर को खिंचाओ। नॉर्मल से थोड़ी डीप ब्रीदिंग हो रही है। एक श्वास के साथ स्काई ब्लू पॉजिटिव एनर्जी थायराइड ग्लैंड्स को मिल रही है। विशुद्ध चक्र की क्लींसिंग हो रही है।
दोनों हाथों के उंगलियां एक दूसरे में फंसाते हुए सर के पीछे गर्दन उठानी है। उठा सकते हो तो दोनों पांव ऊपर उठाने हैं। आई लेवल पे दोनों पांव की उंगलियां आ जाए उस प्रकार। थायराइड ग्लैंड कंप्रेस हो रही है, उधर ध्यान। पेट पे प्रेशर आ रही है, बेली फैट्स कम करना है, वजन कम करना है। इसके लिए बहुत ही अच्छी आसन। जिन्हें ज्यादा थरथराहट होती होगी तो उन्होंने एक ही पांव उठाना है, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास से दोनों पांव ऊपर आने, घुटने में पांव सीधे। रिलैक्स। दोनों पांव घुटने में मोड़ लेने, सेतु बंधासन। पार्श्वभाग, कमर, पीठ का भाग उठा रहे हो। इससे छुट्टी जरा छाती पे लग रही है ऑटोमेटिकली। थायराइड ग्लैंड जो कंप्रेस हो रही है उधर ध्यान। तो थोड़ी घुटनों की मूवमेंट्स, दोनों घुटने नजदीक लाने हैं और दूर लेने हैं। थोड़ी मूवमेंट ग्रॉइंस के लिए कर रहे हैं, हिप जॉइंट के लिए। मेंटेन। रिलैक्स। एक करवट पे आ जाइए। से भी एक करवट पे आना। ऊपर का पांव थोड़ा सा 30 to 60 डिग्री में मूवमेंट। चाहे तो नीचे का पांव हल्का सा थोड़ा घुटने में मोड़ के रखिए। ऊपर उठाते हुए हाथ से पांव का अंगूठा पकड़ने की कोशिश। नीचे का पांव हल्का सा घुटने में मोड़ के रखते हो तो अच्छे से उठा पाते हो आप। घुटने में मोड़ लीजिए, अर्ध धनुरासन। रिलैक्स। पेट के बल आ जाइए। ऊपर
सुलभ भुजंगासन। दोनों हाथों की कोनियां छाती की तरफ, गर्दन ऊपर। थोड़ी भस्त्रिका कर रहे हैं, पूरा ध्यान नाभि के नीचे भस्त्रिका कर रहे हो, पेट की होने वाली मूवमेंट्स पे ध्यान। फिर से थोड़ा ब्रह्म मुद्रा का अभ्यास, थायराइड ग्लैंड पे ध्यान देते हुए कौन से भी एक बाजू गर्दन, कंधे के ऊपर से पांव की एड़ियां देखने की कोशिश। अपोजिट साइड। गर्दन सेंटर में लाते हुए चुटकी छाती पे लगाना। गर्दन ऊपर, टिप ऑफ द नोज देखते रहना है। Relax. अपोजिट करवट पे आ जाइए। नीचे का पांव हल्का सा घुटने में मोड़ा हुआ, अराउंड 30 to 60 डिग्री में मूवमेंट्स। मेंटेन कीजिए 90 डिग्री तक पांव ऊपर लाते हुए, अंगूठे से पांव पकड़ने की कोशिश। घुटने में पांव मोड़ लेना है वही। अर्ध धनुरासन, थोड़ा मेंटेन। रिलैक्स, रिलैक्स बैठिए। थोड़ा सा जरा सा बातें करने वाले हैं, थोड़ी सी थायराइड ग्लैंड, और जैसे मैंने बताया आज जरा बीजाक्षर मंत्र जो विशुद्ध चक्र के, उसके साथ मेडिटेशन बाद में हम लोग करने वाले हैं।
तो इट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म, ज्यादा करके हाइपोथायरॉयडिज्म, जिनमें TSH लेवल्स ज्यादा रहती है और वो थायराइड हार्मोन्स देने के बाद वो कंट्रोल में आती है। लेकिन ये सब दवा जो है लाइफ लॉन्ग चलती है, ओनली थोड़ा सा कम होने के बाद हम लोग मात्रा जो थायराइड हार्मोन की देते हैं वो जरा कम हो जाती है, बट वन हैज टू टेक दैट मेडिसिन। इस प्रकार से रहता है थायराइड का प्रॉब्लम। एंड जैसे मैंने कल बताया, हाइपोथायराइड, इनफर्टिलिटी, आजकल बहुत सारी यंग गर्ल्स में भी ये हाइपोथायराइड की प्रॉब्लम, जैसे मैंने कल बताया, बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल चेंजेस, खाना पीना, लैक ऑफ एक्सरसाइज, और ये सब मैटर करती है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज मस्ट फॉर थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम्स। हाइपरथायराइड देखा कि जिसमें थायराइड हार्मोन TSH लेवल्स बहुत कम रहती है और थायराइड हार्मोन्स ज्यादा रहती है, तो वो भी बहुत ही हार्ट पे उसका बहुत ही असर होता है। तो वन हैज टू, जैसे ही कुछ हो जाता है तो थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम्स, क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म, हमारी शरीर की जो मेटाबॉलिज्म जो है, जो BMR जो बोलते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट जो रहती है, वो मेंटेन करना, वो अच्छी रखना, थायराइड ग्लैंड और उसके पीछे छोटी छोटी 4 ग्लैंड्स है विच आर नोन एज पैराथायराइड ग्लैंड। वो थायराइड ग्लैंड की मदद करते हैं, उसे पैराथायराइड ग्लैंड में बोलते हैं। एंड मेनली ये पैराथायराइड ग्लैंड्स हमारी कैल्शियम फॉस्फोरस जो शरीर में चाहिए वो मेंटेन करना, वो बैलेंस करना, वो भी काम पैराथायराइड ग्लैंड्स करती है एंड दे सपोर्ट द थायराइड ग्लैंड फंक्शन। तो ये इस प्रकार काम चालू है। और एक मैं प्रॉब्लम बताना चाहती हूँ, कैंसर तो किधर भी हो सकता है, थायराइड नोड्यूल करके कभी कभी ना छोटी सी ऐसी गांठ आ जाती है, गॉइटर करके बोलते हैं कि वो बहुत बड़ी गांठ आती है थायराइड ग्लैंड। यानी आपने कुछ देखा होगा कि इट इज बिकॉज ऑफ आयोडीन डेफिशिएंसी। सॉल्ट में जो आयोडीन रहता है, तो वो आयोडीन डेफिशिएंसी के वजह से गॉइटर बहुत बड़ा रहता है, इतना बड़ा बड़ा भी रहता है। कभी आपने किधर आप जब बाहर गांव जाओगे, यूजुअली इट इज सीन मोर इन द विलेजेस, कि जिधर वो उनको जो आयोडीन वाला सॉल्ट चाहिए वो खाते नहीं होंगे, तो ये प्रॉब्लम होती है, जिस इज नॉन एज गॉइटर। लेकिन उससे थायराइड ग्लैंड को कुछ प्रॉब्लम नहीं रहती है, खाली बिकॉज ऑफ आयोडीन डेफिशिएंसी गांठ थायराइड की बढ़ जाती है। और दूसरा नोड्यूल करके आता है कि छोटे छोटे थायराइड ग्लैंड पे ऐसे नोड्यूल यानी ग्लैंड आ जाती है, थायराइड ग्लैंड पे स्वेलिंग आ जाती है, दैट इज नोन एज नोड्यूल। लेकिन वो जो नोड्यूल रहती है तो बहुत ही, हमें किसी को रहेगी तो मैं उनको बोलूंगी कि डॉक्टर्स को आप कंसल्ट कीजिए, सोनोग्राफी कीजिए, वो बढ़ नहीं रहा है ना, वो देखना बहुत जरूरी है। यूजुअली ये जो थायराइड नोड्यूल्स नॉर्मल रहते हैं, इट डजंट हैव एनी मैलिग्नेंसी, कैंसर की नहीं रहती। लेकिन कभी कभी वो नोड्यूल में समझो कैंसर के सेल्स रहेंगे तो वो रैपिडली बढ़ने लगती है, पतले हो जाते हैं वो लोग, उनकी हार्ट बीट्स बढ़ती है, कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स थायराइड हार्मोन्स में आ जाते हैं, तो डेफिनेटली उन्होंने कंसल्ट करना है। अदरवाइज रेडियो आइसोटोप करके एंडोक्राइनोलॉजिस्ट वो करते हैं, अलग अलग टेस्ट करते हैं, नोड्यूल यानी गांठ रहती है तो, लेकिन यूजुअली इट इज बिनाइन, इसको कुछ भी जरूरत नहीं रहती है, छोटी सी गांठ है, डोंट बी एंशियस, रहने दो, वो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं करेगी। लेकिन वही गांठ ज्यादा बढ़ने लगी, रैपिडली बढ़ने लगी और समझो थोड़ा सा दर्द होने लगा, लाल हो रहा है ऊपर से, ऐसे कुछ चेंजेस रहेंगे तो डेफिनेटली आपको नियर बाय डॉक्टर्स और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट उनको विजिट करना। सो दैट इज नोन एज थायराइड नोड्यूल। और वो कभी कभी, इट्स वेरी रेयर, in 47 years of my practice I haven't seen a thyroid cancer. हाइपोथायराइड काफी सारे देखती है, थायराइड नोड्यूल देखती हूँ, लेकिन कैंसर के मैंने तो नहीं देखा है। तो इट ऑल डिपेंड्स कि किधर होता होगा। ये जैसे मैंने बोला आयोडीन से रिलेटेड है हमारी थायराइड ग्लैंड, कि आयोडीन डेफिशिएंसी रहती है तो उन लोगों में
हशीमोटोज डिसीज करके बोलते हैं। कभी कभी पिट्यूटरी ग्लैंड की प्रॉब्लम रहती है, जैसे कल हमने हम भी बोला और ओम भी बोला। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो मेन थायराइड TSH हार्मोन्स तैयार करती है। तो कभी कभी पिट्यूटरी ग्लैंड रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम, पिट्यूटरी ग्लैंड में कुछ गांठ आई है, एडिनोमा है तो कैंसर, तो वो भी थायराइड ग्लैंड को असर करती है। कभी कभी ओवरीज को असर करती है। सो देयर आर एन नंबर ऑफ जो है शरीर में ये एंडोक्राइनोलॉजी के जो ग्लैंड्स है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, वो सब हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से जुड़े हुए हैं एट द एस्ट्रल बॉडी लेवल। उस पे जरा एक मजेशीर बात है, वो मैं आपको कल थोड़ा सा एड्रिनल ग्लैंड और किडनीज के बारे में जब भी मैं बात करूंगी तो उस पे मैं डेफिनेटली मैं बात करूंगी, शायद कल ही ले लूंगी वो टॉपिक, किडनी मेन एड्रिनल ग्लैंड, क्योंकि जरा एंडोक्राइन ग्लैंड्स पे बात कर रहे तो कल और आज थायराइड ग्लैंड पे बात की, तो कल हम लोग थोड़ा एड्रिनल ग्लैंड जो किडनी के ऊपर छोटी ग्लैंड्स है उसकी फंक्शनिंग देखेंगे और वो क्यों जरूरी है शरीर में, उसमें से आने वाले हार्मोन्स, एवरी मोमेंट उसमें से जो हार्मोन्स निकलते हैं कैसे हमारे शरीर को अच्छा रखते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा कल जानेंगे। तो थायराइड नोड्यूल देखा, ओनली वन हैज टू बी वेरी कॉशियस कि वो बढ़ नहीं रहा है ना, वो देखा। और जिन्हें हाइपोथायराइड की प्रॉब्लम है, जो थायरोनॉर्म, एल्ट्रॉक्सिन ऐसा कुछ गोली लेते होंगे, उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि एवरी 3.5 months वन हैज टू रिपीट TSH लेवल्स। तो वो कम ज्यादा कैसे है वो देखते हुए डॉक्टर को कंसल्ट करना है। डेफिनेटली यू आर नॉट स्टॉपिंग द मेडिसिन, छोटी मात्रा में हमें वो टैबलेट कंटिन्यूअस लेनी है, वो याद रखें। तो ये थायराइड के बारे में थोड़ा जाना। और अभी थायराइड के लिए, नोड्यूल के लिए, हाइपोथायराइड, हाइपरथायराइड, नॉट ओनली उसके लिए, लेकिन वोकल कॉर्ड्स जो जस्ट थायराइड ग्लैंड के आजू बाजू से इधर वोकल कॉर्ड्स है, फैरिंग्स है, हमारी फूड पाइप है, विंड पाइप है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, नेक का पार्ट। तो इसके लिए इधर देखो, सुसाइड करते तो क्या करते, इधर ही गले का फास्ट करते। तो ये मेन जो ऑर्गन है, फूड पाइप, विंड पाइप, वही चोकअप हो जाती है। तो जिन्हें थोड़ी सी फेरिंजाइटिस रहती है, सोर थ्रोट, देखो उनको बहुत तकलीफ होती है श्वास लेने, बहुत ही सीवियर सोर थ्रोट रहेगी। ट्रैकियाइटिस बोलते हैं कि ट्रैकिया में, विंड पाइप में सूजन आ जाएगी, इन्फ्लेमेशन, एनी हाउ, तो ये प्रॉब्लम्स हो जाती है। अच्छा, और दूसरी एक मैं बात बताना चाहती हूँ कि अभी कोविड के पेशेंट हम लोग फिर से देख रहे हैं, सो बी कॉशियस। जो भी कोविड नॉर्म्स डेफिनेटली आप लोग फॉलो कीजिए, जितना हो सके मार्केट एरिया थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। इट्स नॉट अ सीवियर वन, लेकिन सर्दी खांसी जो नॉर्मल फ्लू के लक्षण रहते हैं उसी के साथ ये कोविड की वायरस, और उसके हम लोग थोड़े से पेशेंट अभी फिर से देखना चालू हो गए। एंड दूसरा मैं थोड़ा रिक्वेस्ट करूंगी कि जिन्हें थोड़ी अस्थमा की प्रॉब्लम है एंड जो एल्डरली लोग हैं अबाउ 65-70 एंड थोड़ा डायबिटीज भी है, कार्डियक प्रॉब्लम्स है, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, तो ये जो बारिश का सीजन जो आ रहा है अभी, तो वो उसके साथ फ्लू के, इन्फ्लुएंजा, तो वो भी हो सकती है। तो इन्फ्लुएंजा के वैक्सीन रहते हैं एवरी ईयर, इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन बिफोर बारिश आप लोगे तो अच्छा रहेगा। सो दैट विल प्रोटेक्ट यू फॉर कोविड। के लिए मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन डेफिनेटली जो वायरल इन्फेक्शन और फ्लू के अटैक्स आती है जो सीवियर कभी कभी हो जाती है, तो आप वो डेफिनेटली अवॉइड कर सकते हैं। आपके डॉक्टर को कंसल्ट करते हुए, थोड़ी महंगी है वो इंजेक्शन, लेकिन आप लेते हो 1500, 1800, 2000 तक, डिपेंडिंग ऑन जो कंपनी का आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, तो अराउंड 2000 तक भी उसकी एक इंजेक्शन की ये है कॉस्ट। अदरवाइज मिनिमम 1500 तो है ही। तो वो आप इंजेक्शन लेते हो, इन्फ्लूवैक टेट्रा करके, नॉट या फ्लू टेट्रा, फ्लू वैक टेट्रा, फ्लू वैक 4, अलग अलग नाम से है। गूगल पे आप इन्फ्लुएंजा वैक्सीन डालो, आपको लेटेस्ट मालूम पड़ेगी, उसके कॉस्ट के साथ मालूम पड़ेगी।
चाहे तो आप केमिस्ट से मंगवा लो, आपके डॉक्टर के पास ले लो तो भी चलेगा। लेकिन जिन्हें ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, एल्डरली लोगों को तो डेफिनेटली लेना है कि निमोनिया और कुछ बाकी चीजें नहीं होनी है, क्योंकि ऑलरेडी दे आर वीक। तो 70 के बाद तो 65-70 के बाद तो आप डेफिनेटली ले लीजिए। और जिन्हें है कार्डियक प्रॉब्लम, डायबिटीज, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम, किसी भी प्रकार थोड़ा सा भी सीजनल चेंज और आपको तकलीफ होती होगी, तो डेफिनेटली आई विल एडवाइज यू टू टेक दैट इंजेक्शन, इन्फ्लुएंजा इंजेक्शन। तो नया जो 22 का नया मॉडल है, हर साल नया वैक्सीन रहता है, तो एवरी ईयर आप वो लेते हो तो उतनी एक प्रोटेक्शन हमें मिलती है। ऐसे नहीं कि नहीं होगा, बट सिवियरिटी डेफिनेटली कम हो जाती है। तो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन द क्यूर। वो हम लोग को, तो वो आपको मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि आज मैं भी लेने वाली हूँ। इसके लिए मुझे याद आया, मेरे घर वालों को मैंने सब लोगों को दिया, छोटे बच्चों को भी दीजिए। कोविड है तो स्कूल जाने वाले बच्चे, एटलीस्ट दे विल हैव दैट प्रोटेक्शन, ज्यादा सर्दी खांसी वो तकलीफ नहीं। तो एनीवन कैन टेक, लेकिन मैंने वो जरा बताया छोटे बच्चे एंड अबाउट 60-65 सीनियर सिटीजन्स वो लेंगे तो अच्छा। आपकी मर्जी लेना है नहीं लेना है, बट आज जो अभी अभ्यास लेती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि आप सब बीमारियों से बचे रहे, अच्छे रहे। तो आपको मैंने ये